नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और कैम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कैमरे पर मेरे साथ हैं वर्णिता। आज की वारदात 2016 की है और ये वारदात है हरियाणा की। हरियाणा का यमुनानगर शहर और इसका सेक्टर 17 में एक प्लाईवुड के बड़े कारोबारी जिनका नाम योगेश बत्रा। प्लाईवुड की फैक्ट्री थी, काफ़ी प्रॉपर्टी थी, जानी मानी हस्ती थी यमुनानगर की और पैसा काफ़ी था। 27 मई 2016 की सुबह अचानक योगेश बत्रा का जो घर था उसमें चीख पुकार शुरू हो जाती है। और सुबह जब उनकी पत्नी, जिसका नाम प्रियंका था, वो उठती है तो देखती है कि जो पति है उसकी मौत हो चुकी है। अचानक पूरे घर में कोहराम मच जाता है। उस वक्त घर के अंदर योगेश बत्रा, उनकी पत्नी प्रियंका, उनकी 16 साल की बेटी और जो माँ बाप थे वो मौजूद थे और घर में एक आध दो नौकर चाकर थे वो थे। लेकिन घर इतना बड़ा था कि सब लोग अलग अलग अपने कमरे थे, उसमें अपना सो रहे थे। सुबह जाके मालूम चला कि योगेश बत्रा की मौत हो गई है। चेक करवाया गया डॉक्टरों से, डॉक्टरों ने भी बोला कि डेथ हो चुकी है। तो परिवार को लगा कि शायद जो पत्नी थी उसका कहना यह था कि काफ़ी दिन से योगेश की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी और लगता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जो माँ बाप थे उनको भी लगा कि शायद हो सकता है पत्नी सही बोल रही हो और इस तरीके से जो योगेश की बॉडी थी उसको, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसका क्रिमिनेशन कर दिया गया। और फिर ज़िंदगी एक बार वैसे ही शुरू हो गई। फैक्ट्री और बाकी के जो कारोबार की जो जिम्मेदारी थी वो प्रियंका बत्रा ने संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि योगेश के बाद माँ बाप तो बुज़ुर्ग थे तो उस तरीके से वो अपना इतनी एक अच्छी तरीके से उसको रोल नहीं निभा पा रहे थे बिज़नेस में। तो जो योगेश की पत्नी थी प्रियंका, उसने बिज़नेस को संभालना शुरू किया और पुरानी ढर्रे पे ज़िंदगी लौट आई। लेकिन योगेश की मौत के बाद अचानक प्रियंका जो थी वो, उसका जो रूप था वो बदलने लग गया। रूप इन द सेंस कि जो बूढ़े माँ बाप थे योगेश बत्रा के, उनके प्रति उसका जो व्यवहार था वो बहुत ख़राब होने लग गया। और इतना ज़्यादा ख़राब होने लग गया कि 1 महीने या 1.5 महीने के भीतर ही योगेश बत्रा के जो माँ बाप थे उन्हें प्रियंका ने घर से बाहर निकाल दिया लड़ लड़ा के। वो लोग अलग रहने लग गए और अब उनको शक होने लग गया कि कहीं ये पूरी योगेश बत्रा की जो मौत है वो संदिग्ध तो नहीं है। और उन्होंने पुलिस के पास भी गए, पुलिस को भी बोला कि आप एक बार इस मामले में इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन क्योंकि जो लाश थी योगेश बत्रा की, जो बॉडी थी, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, उसको सीधा जैसे नॉर्मल क्रिमेशन होता है वैसे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो लिहाजा पुलिस जो थी वो भी हाथ डालने से बच रही थी। और आप जानते हैं कि अपने देश की पुलिस थोड़ा लचर भी बहुत ज़्यादा है, काम भी करती है और काम भी नहीं करती। इस केस में कम से कम काम नहीं कर रही थी। परिवार वाले बोल रहे थे कि हमें शक है कि हमारी जो बहू है उसने जो बेटा है उसका मर्डर करवाया है, लेकिन पुलिस जो थी वो राज़ी नहीं हो रही थी। अब योगेश बत्रा के जो पिता थे उन्होंने ही तय किया कि पुलिस सच्चाई का पता लगाए ना लगाए, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना है। तो उन्होंने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर जो था वो हायर किया और उसको हायर करने के बाद बताया कि इस तरीके से जो मेरी बहू है प्रियंका, उसकी गतिविधियां जो हैं पूरे दिन की, उन पर नज़र रखनी है और तुम उसको वॉच करो और देखो वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उससे कौन मिलने आता है, और इसके अलावा फैक्ट्री में क्या होता है। ये तमाम चीज़ें की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने अपनी जांच करनी शुरू करी और उसके बाद उन्होंने जो भी उसका शेड्यूल था प्रियंका बत्रा का, घर से निकलना, फैक्ट्री जाना, बीच में फैक्ट्री से किससे मिलना, सुबह कहाँ जाना, शाम को कहाँ जाना, घर में किस किस का लगातार आना, ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने पता करनी शुरू करी। और करीबन 3-4 महीने तक ये लोग उस मामले की तफ्तीश करते रहे। और 5 महीने बाद जो योगेश बत्रा के पिता थे उनको
ये जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था उसने काफ़ी सारी तस्वीरें और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी, और उसने बताया कि इस तरीके से आपकी जो बहू है प्रियंका, उसका अक्सर एक लड़का है जिसका नाम रोहित है। रोहित एक वहीं पे यमुनानगर के एक जिम में काम किया करता था, क्या उससे मिलना जुलना है, और ये रोहित फ्रीक्वेंटली प्रियंका के घर आता जाता है और रात बेरात जब मन करता है वो आता जाता है। तो कई सारी तस्वीरें थीं, कुछ और भी सुराग थे, कुछ सीडीआर भी निकलवा लेते हैं जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं। हालांकि सीडीआर निकलवाना अपने आप में एक जुर्म है, एक क्राइम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं वो करते हैं इस तरीके का। और जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं, मोबाइल कंपनीज, उसमें कई सारे लोग होते हैं वो मोटा पैसा लेके सीडीआर जो है वो निकाल लिया करते हैं। कई सारे तो पुलिस वाले जो होते हैं वही सीडीआर निकाल के दे दिया करते हैं, वो भी पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से उसने सीडीआर निकाली, और सीडीआर में भी देखा कि जब योगेश बत्रा की मौत हुई थी, यानी मई 2016, अच्छा 27 मई 2016, उसके पहले भी ये जो प्रियंका थी उसकी लंबी बात होती थी रोहित से, जो जिम इंस्ट्रक्टर था। और दोनों के बीच में जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन भी बात हुई थी, उसके बाद भी जो बात है वो होती रही थी। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, ये तमाम सबूत जो थे वो इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो रोहित जो योगेश की मौत है वो क्लियर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं शक है। तो ये सारी जो शक और ये जो सबूत थे उनको लेके योगेश के पिता जो थे वो पुलिस के पास गए, और आखिरकार 14 सितंबर 2016 को पुलिस ने योगेश की पत्नी प्रियंका और जो दूसरा शख्स था उसके रोहित, उसके खिलाफ जगधारी पुलिस स्टेशन है यमुनानगर में, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर ली। और इसके बाद कंप्लेंट तो दर्ज कर ली, लेकिन मामला जो था वो आगे नहीं बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ जो योगेश के पिता थे वो हाथ पांव मार रहे थे, तो वो जब उन्हें लगा कि कुछ होने वाला नहीं है तो वो फिर जो बड़े अधिकारी थे उनसे उन्होंने संपर्क करना शुरू किया। जो एसपी थे उनके पास गए, फिर एसपी से बात नहीं बनी तो आईजी के पास गए, आईजी से भी बात नहीं बनी तो वो डीजीपी जो हरियाणा के थे उनसे मिले, और फिर हरियाणा के जो डीजीपी थे उन्होंने एक तरीके से एसआईटी बनाई इस मामले की तफ्तीश करने के लिए, और फिर एसआईटी ने अपनी तफ्तीश करनी शुरू करी। यानी मई 2016 में योगेश की मौत हुई थी, और 22 मार्च 2017 को जो एसआईटी की टीम थी उसने प्रियंका और जो रोहित था उसको गिरफ्तार किया। अब पूरी कहानी पूछी गई तो कहानी पूछी गई उनसे, और उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ हम लोगों ने योगेश बत्रा का कत्ल किया है। कहानी पूछी गई तो पता चला कि योगेश और प्रियंका की शादी को लगभग 16 साल का वक्त हो चुका था, यानी 2000 के आसपास इनकी शादी हुई थी। एक उनके बेटी है जो देहरादून के एक कॉलेज स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी। तो ये जो प्रियंका थी इसको थायराइड की परेशानी थी, और थायराइड की परेशानी की वजह से ये इसका वेट जो था वो लगातार बढ़ रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस जो थे वो दिए। इसके अलावा डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक्सरसाइज करो, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो वेट जो बढ़ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा वेट फिर पुट ऑन नहीं करोगे, और वहीं पे जो वेट है रुक जाएगा और कम भी होता जाएगा, क्योंकि मेडिकेशन भी चलेगा और साथ में आप फिज़िकली भी एक्सरसाइज करेंगे तो सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो लाइन में आ जाएंगी। तो प्रियंका ने एक यमुनानगर की एक जिम थी वो ज्वाइन कर ली, और जब जिम ज्वाइन करी तो वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। प्रियंका की जो उम्र थी वो करीबन 33-34 साल के आसपास की थी, जबकि रोहित जो था वो 27-27 के आसपास का था। तो ये बेसिकली आप जो भी लोग जिम करते होंगे वो जानते होंगे कि अगर आप, अब ये नया चलन हो गया है, मेरे लिए नया चलन है, मतलब कि 5-6 साल से ये शुरू हुआ है ज़्यादा, कि अगर आप जिम में जाते हो तो आपको एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर जो है वो रखना पड़ता है, अगर आप चाहें तो उसका वो अलग से चार्ज करता है। तो यहाँ पर प्रियंका ने जब जिम ज्वाइन करी तो रोहित जो था उसका पर्सनल इंस्ट्रक्टर बन गया, पर्सनल ट्रेनर बन गया, और वो उसे पीटी बोलते हैं पर्सनल ट्रेनर को।
वो प्रियंका को एक्सरसाइज करवाता था, और ये एक्सरसाइज करवाने के दौरान ही दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे वो बने, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ जो थी वो बढ़ गई, और ये नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशंस भी जो बन गए दोनों के बीच में। अब जब ये फिज़िकल रिलेशन बन गए तो अक्सर ये हुआ करता था कि प्रियंका पहले जब जिम जाया करती थी तो आधा घंटा 45 मिनट में वापस आ जाया करती थी, लेकिन अब जब वो जिम जाने लगी तो ये जो फ्रीक्वेंसी थी जिम के टाइमिंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी वो जाती थी तो 5-5 घंटे तक जिम से वापस नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ें जब योगेश बत्रा को पता चली तो उसने कहा कि अब तुम जिम जाना छोड़ दो, और अब तुमने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर लिया, यहीं पे वॉक वॉक कर लिया करो, जिम जाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम ऐसा जिम में क्या करती हो कि 4-4 5-5 घंटे का वक्त लग जाता है। तो ऐसे इसमें प्रियंका ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे जिम जाना ज़रूरी है और मैं जिम के बिना रह नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं फिज़िकली इतनी फिट रहती हूँ, मेंटली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे जिम जाना चाहिए। योगेश ने भी सोचा कि ठीक है चलो चलने दो, फिर लेकिन उसने ये बोला कि कम से कम अब एक्सरसाइज 4-5 घंटे नहीं, थोड़ा कम कर दो। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन जो रवैया था प्रियंका का वो बदल नहीं रहा था, और वैसे के वैसे ही जो टाइमिंग्स थी उसकी बढ़ती जा रही थी। अब योगेश को लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, तो उसने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उसको रोहित के बारे में पता लगा। जब रोहित के बारे में पता लगा तो पति पत्नी थे, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, और लड़ाई इस कदर होती थी कि दोनों फिज़िकली लड़ते थे। एक बार तो ये हुआ था कि योगेश और प्रियंका की लड़ाई के दौरान प्रियंका ने एक फ़ोटो फ्रेम था वो उसके सर में मार दिया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट लगी थी योगेश को, और उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उसी दौरान योगेश ने अपने फादर जो है उनको बताया था कि इस तरीके से मेरी पत्नी के रिलेशन जो हैं वो जिम ट्रेनर जो है उसके साथ है, और तो उसके फादर ने भी उसको समझाया था कि तुम दोनों बैठ के बात करो और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन योगेश ने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी प्रियंका को, लेकिन बात बन नहीं रही थी, और प्रियंका जो थी वो मानने के लिए राज़ी नहीं थी। और अब प्रियंका को दबाव भी महसूस हो रहा था, क्योंकि योगेश उसके ऊपर कई सारे फाउंडेशंस लगा रहा था कि तुम जिम मत जाओ और बाहर मत निकलो। अब इसको लगने लग गया कि अगर ऐसे ही चला तो मैं रोहित से मिल नहीं पाऊँगी, और जो एक तरफा या इश्क था वो बढ़ता ही जा रहा था। एक तरफा इश्क मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, प्रियंका का हो सकता है कि एक तरफा इश्क हो, लेकिन रोहित का मुझे नहीं लगता है कि कोई इश्क विश्क रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि इतनी पैसे वाली एक महिला जो है वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई है, और वो उसके ऊपर पैसा फूंकती भी थी। वो योगेश से पैसा लेती थी और महंगी गिफ्ट जो वगैरह ये रोहित को दिया करती थी। तो रोहित उसको यूज़ कर रहा था, और प्रियंका भी हो सकता है उसको यूज़ कर रही हो अपना फिज़िकली सेक्सुअली सेटिस्फाई होने के लिए, बाकी सारी चीज़ें मेंटली हो या फिर बाकी चीज़ें हो। तो अब जब इनको लगा कि ऐसा नहीं चल पाएगा तो इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ इस तरीके का सिडेटिव या इस तरीके का कंपोजिशन, इस तरीके की दवाई हम लोग तैयार करें कि उसको अगर हम लोग योगेश की बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो उसको हार्ट अटैक हो जाए, और ये जो पूरी जो मौत है वो एक हार्ट अटैक बन के रह जाए। तो अब इसमें इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो ना यूपी में दो जो थे लड़के, एक का नाम सोनू था और एक का नाम सतीश था। ये फार्मासिस्ट थे सोनू और सतीश, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के। तो ये रोहित ने बात करी इन दोनों से, और रोहित ने बताया कि इस तरीके से एक बंदा है, उसको इस तरीके का हम लोग दवाई इंजेक्ट करना चाहते हैं कि अगर वो उसके शरीर में चली जाए तो वो उसका हार्ट अटैक हो जाए, और उसकी जो मौत है वो हार्ट अटैक बन के रह जाए। तो इन लोगों ने बोला ठीक है हम लोग कर देंगे, पैसा वैसा भी तय हो गया कि कितना पैसा देना। तो सारी बात तय हो गई, और ये बात रोहित ने प्रियंका को भी बताई कि इस तरीके से दो बंदे मिल गए और फार्मासिस्ट हैं, और उनको सारा कंपोजिशन मालूम है कि इस तरीके की दवाई बन सकती है कि जिसको इंजेक्ट करने के बाद हार्ट अटैक हो जाए, और जो मौत है वो हार्ट अटैक बन के रह जाएगी। तारीख तय हो गई, तारीख तय की गई 26 मई की रात, और 26 मई की रात को योगेश जो था अपने घर पे ही था, और प्रियंका
इन तीनों को लेने के लिए स्टेशन गई, जिसमें रोहित और बाकी के जो सतीश और सोनू, इन तीनों को ये लोग लेके आए, चोरी छुपे इनकी घर में एंट्री करवाई देर रात में। और जब योगेश सो रहा था तो ये तीनों कमरे के अंदर घुसे और योगेश को काबू करने की कोशिश करी और उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी, लेकिन योगेश ने हाथापाई करनी शुरू कर दी। तो वो जो इंजेक्ट करने वाली जो सुई थी वो टूट गई और ये लोग जाहिर सी बात है एक ही इंजेक्शन सिरिंज जो थी वो लेके आए थे। तो जब वो सिरिंज टूट गई तो अब इनको क्या लगा कि कहीं अब ये चिल्लाना शुरू कर देगा, तो इन्होंने तकिए से योगेश का दम घोंट दिया और दम घोंटने के बाद ये तीनों वापस जो थे चले गए घर से बाहर। और प्रियंका जो थी वो रात भर योगेश की लाश के साथ सोती रही और सुबह जब हुई तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया कि देखो कि योगेश उठ नहीं रहा, और इस तरीके से डॉक्टर्स को बुलाया और फिर बोला कि तबीयत ख़राब थी, हो सकता है हार्ट अटैक हो गया हो। लेकिन जिस तरीके से योगेश की मौत के बाद प्रियंका का जो बर्ताव था वो बदला, उसने उसके योगेश के माँ बाप के दिलो दिमाग में एक शक पैदा किया। और जब इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट डिटेक्टिव से इन्वेस्टिगेट भी करवा रहे थे योगेश के पिता, तो उनको एक बात और मालूम चली कि प्रियंका का जो बॉयफ्रेंड था रोहित, उसका बर्थडे था और जब उसका बर्थडे आया तो प्रियंका ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी 32 लाख रुपए की उसको एज अ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट दी थी। तो ये सारी जो सबूत थे वो प्रियंका और रोहित की नज़दीकियों के बारे में कहानी कह रहे थे। और ये बात भी थी कि जितने भी रोहित के नाम पे प्रॉपर्टी थी या उनकी जो फैक्ट्री थी उसको प्रियंका के नाम पे ट्रांसफ़र कराने में रोहित ने ही मदद करी थी। माफ़ कीजिएगा, योगेश के नाम पे जो फैक्ट्रियाँ थी उसको ट्रांसफ़र करवाने में रोहित ने काफ़ी मदद करी थी और लगभग सारी प्रॉपर्टी जो थी वो प्रियंका के नाम पर हो गई थी। तो ये सारे सबूत थे वो उनके खिलाफ जा रहे थे। हालांकि शुरुआत में अगर पुलिस थोड़ी बहुत तफ्तीश कर लेती, जब परिवार ने अप्रोच किया था, तो ये जो 10 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चली है और 10 महीने बाद ये दोनों पकड़े गए, वो शायद जल्दी पकड़े जाते। तो एक अरबपति कारोबारी की एक बेवफा पत्नी जिसकी मुलाकात एक जिम ट्रेनर से जिम में हुई और उसके बाद एक मर्डर का पूरा प्लॉट तैयार किया गया साल भर के अंदर, और साल भर के बाद उसको अमली जमा भी पहना दिया गया। तो इस तरीके की वारदात जो थी वो यमुनानगर की थी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।